जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2023 के लिए एक शानदार क्लास। दोस्तों, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे सीजीएल आपका टियर 2 का लगा हुआ एग्ज़ाम है, उसके बाद आपका एमटीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके बाद आगे चलकर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम आएगा, अभी सीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन सभी एग्ज़ामों में आपका जीके जीएस पूछा जाता है और जीके जीएस से संबंधित एक इम्पोर्टेंट क्लास आज है दोस्तों 16 अगस्त, और 16 अगस्त को एक इम्पोर्टेंट क्लास जो कि आपकी टॉप 20 प्रश्नों की रहने वाली है, इसको दोस्तों आज हम देखेंगे। और ऐसे क्वेश्चन जो आपके एसएससी ने प्रीवियस ईयर यानी कि 2023 में जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं, और उन्हीं से संबंधित क्वेश्चनों का आज हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो कुछ इस तरह से प्रश्न रहने वाले हैं, इन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि आने वाले एग्ज़ाम में जिस भी विद्यार्थी का एग्ज़ाम अभी लगा हुआ है तो उसके लिए किस प्रकार से ये क्लास इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की तरफ बिना किसी देरी के। आज का पहला प्रश्न कह रहा है आपसे, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किस लेखक की प्रसिद्ध पुस्तक है? अगर बात करें सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक की, तो दोस्तों ये पुस्तक है आपकी बापू की, किसकी? महात्मा गांधी जी की, बापू जी की ये पुस्तक है, याद रखेंगे, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है। अगर बात कर लें दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की, तो इनकी पुस्तक का नाम है इंडियन स्ट्रगल। क्या नाम है? याद रखेंगे, इंडियन स्ट्रगल नाम है, इंडियन स्ट्रगल। इसको भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक जो है इंडियन स्ट्रगल है। ठीक है। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी की हम बात कर चुके हैं, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आगे अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो ये दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या नाम है दोस्तों? इसको अच्छे से याद रखना है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है। ये जो पुस्तक है ये आपकी किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। इसके अतिरिक्त बाल गंगाधर तिलक की बात की जाए तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक एक पुस्तक लिखी थी, जो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। कौन सी? गीता रहस्य नामक पुस्तक थी, और ये बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। ये मांडले जेल म्यांमार में रहते हुए इनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आपको याद रखना है। जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन्हीं से लगभग पूछे जाएंगे। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग हो जाएगी महात्मा गांधी की, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और हमने आपको कल बताया था दोस्तों, जो महात्मा गांधी हैं इनकी एक पत्रिका थी। क्या पत्रिका थी? तो हमने कल ही बताया था आपको, जो दोस्तों यंग इंडिया पत्रिका है। कौन सी? यंग इंडिया। यंग इंडिया जो पत्रिका थी दोस्तों, ये महात्मा गांधी की पत्रिका थी, और इस पत्रिका की कुल 4 भाषाएं थी। ठीक है। इसको भी याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? अगर बात कर लेते हैं आर्टिकल 61 की, किसकी? आर्टिकल अगर 61 की बात की जाए तो दोस्तों ये आर्टिकल आपका किससे संबंधित है? राष्ट्रपति पर महाभियोग से। किससे? जो राष्ट्रपति होता है इस पर महाभियोग लगाने से संबंधित है आपका कौन सा? आर्टिकल 61। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों महाभियोग की, किसकी? यानी इम्पीचमेंट की बात की जाए, महाभियोग की बात की जाए तो दोस्तों ये आपका लिया गया है अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ से लिया गया है आपका महाभियोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति शासन की चर्चा की जाए तो दोस्तों भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, और इस आर्टिकल का नाम है 356। क्या नाम है? आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति अपना राज्यपाल की सलाह पर क्या कर सकता है? अपने किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक बात और याद रखनी है, यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा का अधिकार ऑप्शन में दे रखा है, और ये आपका दोस्तों संबंधित है 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। किससे? 86वें संविधान संशोधन से संबंधित है आपका निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, और 2001 में दोस्तों ये हुआ था। और इसको क्या बनाया गया है दोस्तों? याद रखेंगे, ये बना है आपका निःशुल्क शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार, जो कि आर्टिकल 21A में स्थित है। किसमें है? आर्टिकल 21A में स्थित है। इससे पहले ये डीपीएसपी में भी स्थित था, जो कि आपका आर्टिकल 45 में था। किसमें था? आर्टिकल 45 में। जबकि याद रखेंगे जो निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार बना है ये आर्टिकल 21A में बना है। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है उपराष्ट्रपति की शपथ। तो कल इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। जो उपराष्ट्रपति की शपथ है ये आपकी अनुच्छेद 69 में है। किसमें है? अनुच्छेद 69 में आपकी है राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति की शपथ। ठीक है। और उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद कौन सा है? तो याद रखेंगे ये 63 अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का जिक्र मिलता है। ठीक है। तो अनुच्छेद 61 पूछा है, तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति पर महाभियोग हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, करगम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो करगम की बात की जाए दोस्तों आपका तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध नृत्य है। कहाँ का? याद रखेंगे, तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध नृत्य है आपका करगम। और करगम नृत्य दोस्तों आपका ये कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में होता है। और तमिलनाडु का एक स्थान है, एक गांव है जिसका नाम है तंजावुर। क्या नाम है दोस्तों? इस तंजावुर को आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। ये तंजावुर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या है?
बृहदेश्वर का मंदिर स्थित है। भगवान शिव का बृहदेश्वर मंदिर स्थित है, जो कि राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा, याद रखेंगे, राजराज फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था आपका राजेश्वर मंदिर, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और ये तंजावुर में स्थित है, और यहीं तंजावुर में ही आपका करगम नृत्य मनाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगर बात कर लें केरल की, तो केरल में एक फेस्टिवल होता है जो कि आपका त्रिशूरपुरम फेस्टिवल है। कौन सा, याद रखेंगे दोस्तों, त्रिशूरपुरम। ठीक है, त्रिशूरपुरम फेस्टिवल, एक मिनट, त्रिशूरपुरम फेस्टिवल आपका कहाँ पर हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। गोवा की बात करें दोस्तों, तो गोवा में आपका एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है साओ जुआओ। क्या नाम है, साओ जुआओ फेस्टिवल। क्वेश्चन पूछ लेगा साओ जुआओ फेस्टिवल कहाँ का है, तो याद रखना ये आपका गोवा का है। इसके अतिरिक्त सिग्मो फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों, सिग्मो फेस्टिवल। तो सिग्मो फेस्टिवल कहाँ पर, गोवा में। साओ जुआओ फेस्टिवल गोवा में। ठीक है, इसके अतिरिक्त उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में आपके बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे आपका हरेला त्यौहार। ठीक है, हरेला त्यौहार। इसके अतिरिक्त यहाँ का एक नृत्य भी प्रसिद्ध है जिसका नाम क्या है दोस्तों, याद रखेंगे, छोलिया नृत्य। क्या नाम है दोस्तों, जो छोलिया नृत्य ये आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, तमिलनाडु के तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर देखा, राजराज प्रथम ने बनवाया था, और तंजावुर में ही आपका करगम नृत्य किया जाता है। केरल की बात की दोस्तों, तो केरल में आपका क्या है, केरल में आपका त्रिशूरपुरम त्यौहार है। ठीक है, इसको याद रखना है। इसके अतिरिक्त गोवा में साओ जुआओ फेस्टिवल, सिग्मो फेस्टिवल याद रखना है। उत्तराखंड में हरेला त्यौहार तथा यहाँ का एक नृत्य याद रखना है जिसका नाम छोलिया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है 1907 सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। दोस्तों ये 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस जो थी आपकी, ये आपकी दो विभागों में बट गई थी। कांग्रेस आपके दो टुकड़े हो जाते हैं, एक बनता है आपका नरम और एक आपका बनता है गरम। ठीक है, एक गरम दल बनता है, एक नरम दल बनता है। ये आपका 1907 के अधिवेशन में होता है। कहाँ पर होता है, 1907 का अधिवेशन होता है। कहाँ पर होता है सर, ये होता है सूरत में। और अगर बात कर लें इसके हेड की, किसकी, इसके जो अध्यक्ष थे ये दोस्तों थे रास बिहारी बोस। कौन थे, रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो आप कहेंगे रास बिहारी बोस, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 1907 में दोस्तों कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के दौरान अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। और दोस्तों यहीं पर कांग्रेस दो भागों में विभाजित हुई थी। इसके अतिरिक्त क्या कांग्रेस कभी भी आगे चलकर एक हुई, तो दोस्तों याद रखना है 1916 के अधिवेशन में। 1916 के अधिवेशन में कांग्रेस के जो गरम दल नरम दल अलग हुए थे ये एक हो गए। और इस 1916 की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। इनका क्या नाम है दोस्तों, इनको शॉर्ट में एसी मजूमदार भी कहते हैं। अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन के दौरान दोस्तों कांग्रेस को एक करवाया था। ठीक है, और इसमें जो सहयोग किया था वो एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, इसको भी याद रखना है। इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं बदरुद्दीन तैयब की। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब की अगर बात करें दोस्तों, तो ये आपके थे कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। क्या थे, कांग्रेस के मुस्लिम जो हेड थे ये आपके प्रथम थे। ठीक है, मुस्लिम हेड याद रखेंगे, ये फर्स्ट थे। और इन्होंने कहाँ पर अध्यक्षता की थी, तो याद रखना है दोस्तों ये आपके अध्यक्ष बने थे कहाँ के, आपका अधिवेशन था 1887 का। कहाँ का, 1887 का था। और ये मद्रास में हुआ था। ठीक है, मद्रास में हुआ था, यहीं पर इन्होंने अध्यक्षता की थी। इसके अतिरिक्त बात कर लें, यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा होगा आपको बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों ये जो बाल गंगाधर तिलक हैं ये कांग्रेस के आपके अध्यक्ष बने थे, कभी नहीं बने थे। ठीक है, कब बने थे, तो कभी नहीं बने थे, नेवर। एक भी बार क्वेश्चन पूछ लेगा कि बाल गंगाधर कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, तो उसमें एक ऑप्शन दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं, या फिर दिया जाएगा एक भी बार नहीं। तो बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे और इनकी कांग्रेस वालों से कम पटरी खाटी थी, इसलिए ये दोस्तों कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे। ठीक है, इसको याद रखना है। इनका माहौल तो गर्म हुआ था 1905 के आसपास, कहा गया था कि इनको अध्यक्ष बना दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों नहीं बनाया गया था। ठीक है, तो अभी तक बाल गंगाधर तिलक एक भी बार अध्यक्ष नहीं थे और 1907 के सूरत के अधिवेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी हम क्या करते हैं, अच्छे क्वेश्चनों के चक्कर में जो बेसिक लेवल का क्वेश्चन है उनको हम भूल जाते हैं, और उन क्वेश्चनों को भूल जाना हमारी बहुत बड़ी भूल होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको नंबर एक मिलता है और उसका जब गलत कर देते हैं तो -1/4 हो जाता है। तो आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चन ही देखते चलने हैं। ठीक है, तो इनमें आपका पूछ लेगा कि संसद का कह रहा है निम्न सदन कौन है, तो याद रखना है आपका लोकसभा। ठीक है, निम्न सदन लोकसभा है। और लोकसभा का क्या होता है दोस्तों, ये चुनाव होता है किसके द्वारा, तो याद रखना है जनता के द्वारा। किसके द्वारा, जनता द्वारा चुनाव होता है लोकसभा का। ठीक है, इसको भी याद रखना है। और इसी का लोकसभा का जो आपका लोकसभा दल का जो विजयी दल का नेता होता है वो क्या बनता है, पीएम बनता है देश का। ठीक है, इसको याद रखना है। और जबकि उच्च सदन की बात की जाए तो दोस्तों ये आपका जो उच्च सदन है ये कौन सा है, ये आपका राज्यसभा है। ठीक है, और राज्यसभा जो होती है ये इसका जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होता है। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, जबकि इसका जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल होता है। ठीक है, राज्यसभा का तो कोई कार्यकाल नहीं होता है, जबकि जो इसका सदस्य बनता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है।
तो अपनी संसद जो है इसमें 2 सदन है, ठीक है। संसद में कितने सदन है? 2 सदन है। एक आपका LS है जो कि निम्न सदन, एक आपका RS जो कि आपका उच्च सदन है, ठीक है। इसको याद रखना है अच्छे से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। अगर बात कर लेते हैं नंद वंश के अंतिम शासक की, तो नंद वंश जो था इसने दोस्तों अपने जो शासन किया था, जो नंद वंश था इसने शासन किया था आपका मगध पर, और मगध पर शासन करने वाला ये दूसरा लगभग वंश था। कौन सा? दूसरा वंश था। और मगध पर इसने शासन किया था 344 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हो जाती है। किसके द्वारा? तो याद रखेंगे महापद्म नंद के द्वारा। किसके द्वारा? महापद्म नंद के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। और महापद्म नंद ने दोस्तों एक राट की उपाधि धारण की थी, ये भी याद रखना है। एक राट की उपाधि धारण करने वाला कौन था? तो महापद्म नंद था। और नंद वंश की इसी ने स्थापना की थी। कब की थी? तो 344 ईसा पूर्व में की थी। ईसा पूर्व है, ठीक है। यहाँ पर ईसा पूर्व कर लेना आप लोग। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए नंदवंश के अंतिम शासक की, तो इसका अंतिम शासक था दोस्तों धनानंद। और ये वही धनानंद था जिसने दोस्तों चाणक्य का अपमान किया था। किसका? अब आपने थिएटर मूवी थोड़े से छोटे छोटे ट्रेलर देखे होंगे, उसमें चाणक्य कहता है कि धनानंद मैं जब तक तेरा शासन नहीं गिरा दूंगा तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। ये वही चाणक्य है दोस्तों। इसका अपमान कर देता है धनानंद। और चाणक्य क्या करता है? एक छोटे से लड़के को उठा करके, चाणक्य जो तक्षशिला के क्या थे, ये याद रखना है, तक्षशिला के एक टीचर थे। और तक्षशिला में एक छोटे से लड़के को ले जाते हैं जो कि आपका निम्न समाज से कहते थे। और ये इनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से ये धनानंद का साम्राज्य गिरा देते हैं। और मगध में एक नए वंश की स्थापना होती है जिसका नाम पड़ा था मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य वंश। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी चाणक्य की सहायता से। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। यदि चाणक्य ऑप्शन में ना दिया जाए तो आपको विष्णुगुप्त दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? विष्णुगुप्त दिया जाएगा। या यदि ये भी ना दिया जाए तो आपको दोस्तों कौटिल्य दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? कौटिल्य, ठीक है। इसको भी याद रखना है। ये सारे के सारे आपके किससे संबंधित है? चाणक्य के ही नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। तो धनानंद आपका नंद वंश का अंतिम शासक था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था ये आपका बृहद्रथ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है किस सुल्तान के द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की गई। दोस्तों दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद स्थापित की थी आपका शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? तुगलक वंश का ही शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। और इसके द्वारा ये थी आपकी दिल्ली सेंटर में। और इसने महाराष्ट्र में कहाँ पर? महाराष्ट्र में दौलताबाद, जिसे हम देवगिरी के नाम से जानते थे, इसका नाम चेंज कर देता है ये, और देवगिरी का नाम दौलताबाद रख देता है और यहीं पर अपनी राजधानी बना देता है। दोस्तों कहा जाता है कि 1227-28 के समय इसने क्या किया था? अपनी पूरी सेना, पूरा साजवाज सब लेकर के कहाँ पहुंच गया? दौलताबाद। लेकिन दौलताबाद से इसको राज्य चलाने में दिक्कत आई और पुनः से यह अपना जो शासन था वो दिल्ली वापस ले आया था, ठीक है। तो दौलताबाद कुछ दिनों के लिए इसने राजधानी बनाई थी, जबकि जो मुख्य राजधानी थी इसकी दिल्ली ही थी, ठीक है। और तुगलक वंश का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये इतना, ऐसा कहा जाता है कि ये इतना पढ़ा लिखा था कि ना तो ये जनता को समझ पाता था, ना तो जनता इसे समझ पाती थी, ठीक है। इसको भी याद रखना है। और तुगलक वंश की अगर बात कर लें, किसकी? तुगलक वंश की, तो ये तुगलक वंश सर्वाधिक लंबा वंश है जो कि सल्तनत काल में शासन किया है। सर्वाधिक लंबा वंश कौन सा है? ठीक है, याद रखना है। लंबा शासनकाल किसका है? तो याद रखना है ये तुगलक वंश का ही है। और इसने याद रखेंगे 1320 से लेकर के 1414 तक इस पर शासन किया था। कहाँ पर? दिल्ली सल्तनत पर। इसको याद रखना है। इसकी अगर स्थापना की बात की जाए दोस्तों, ये स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात की जाए तो ये खिलजी वंश का शासक था। किसका? खिलजी वंश का शासक था। और खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है भारत में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों अगर बात कर लें विधि आयोग की, तो दोस्तों विधि आयोग की स्थापना भारत में 1955 में होती है। कब होती है? जो ये आपका विधि आयोग दे रखा है इसकी स्थापना 1955 में भारत में होती है। और इसके जो फर्स्ट हेड बनते हैं वो दोस्तों थे MC सीतलवाड़। कौन थे? याद रखेंगे, MC सीतलवाड़ इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और वर्तमान में अगर बात की जाए तो 22वां विधि आयोग चल रहा है। कौन सा? 22 आपका विधि आयोग चल रहा है। और इसके जो अध्यक्ष हैं दोस्तों ये आपके ऋतुराज अवस्थी हैं। कौन है? याद रखेंगे, ऋतुराज अवस्थी, ठीक है। ऋतुराज अवस्थी हैं, ये पूर्व IAS ऑफिसर हैं, ठीक है। इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऋतुराज अवस्थी वर्तमान में क्या है? तो आप कहेंगे ये दोस्तों वर्तमान में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। इसको याद रखना है। और MC सीतलवाड़ जो है दोस्तों ये प्रथम अध्यक्ष थे। जबकि जो विधि आयोग है, जो आपका विधि आयोग है, इसकी स्थापना ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश भारत में हुई थी। और कब हुई थी? तो याद रखना है 1834 में हुई थी, ठीक है। और 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं? MC सीतलवाड़ बनते हैं। जबकि 1834 में पहला जो अध्यक्ष था वो आपका मैकाले था, ठीक है। ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं V अनंत नागेश्वरन की। तो दोस्तों ये क्या है? ये मुख्य आर्थिक सलाहकार है, ठीक है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? तो याद रखेंगे मुख्य आर्थिक सलाहकार, ठीक है। मुख्य आर्थिक सलाहकार आपके हो जाएंगे ये क्या?
याद रखना है वी अनंत नागेश्वरन, ठीक है। इसके अतिरिक्त ऋतुराज अवस्थी की बात कर चुके हैं, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। अमिताभ कांत की बात की जाए तो ये आपके सीईओ रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? सीईओ किसके रह चुके हैं? नीति आयोग के। तो कह सकते हैं ये एक्स सीईओ है। और वर्तमान में जो G20 भारत में चल रही है, G20 चल रही है, इसके क्या है दोस्तों? ये शेरपा है। ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? अगर बात कर लेते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में तो 1942 में। दोस्तों 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। और दोस्तों आपको याद रखना है इसमें एकमात्र सदस्य था, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी यहीं पर गलती कर जाते हैं, ठीक है। इसमें एकमात्र सदस्य था, यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्या आप लोग को ऑप्शन में मिल जाएगा कि क्रिप्स मिशन कितने सदस्य हैं? तो आप क्या लगाएंगे? 3 ऑप्शन लगाएंगे, 3 सदस्यीय लगाएंगे, जो कि गलत है, ठीक है। जो 3 सदस्यीय मिशन था ये आपका था दोस्तों कैबिनेट मिशन। कौन था? कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन था। और कैबिनेट मिशन कब आया था? तो याद रखेंगे आप लोग 1946 में आया था, ठीक है। 1946 में आता है आपका कैबिनेट मिशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में, जिनमें पेंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और दोस्तों इसमें अलेक्जेंडर एक नाम का व्यक्ति था। तो 3 व्यक्ति कैबिनेट मिशन में थे, जबकि क्रिप्स मिशन में एकमात्र व्यक्ति था जिसका नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन था? स्टेफर्ड क्रिप्स। और इस समय नेहरू जी ने एक वक्तव्य दिया था। एक समय नेहरू जी ने एक वक्तव्य दिया था क्योंकि जो स्टेफर्ड क्रिप्स था ये दोस्तों नेहरू जी के साथ पढ़ा हुआ था और इनका अच्छा मित्र हुआ करता था। तो नेहरू जी ने कहा था 1942 में जब क्रिप्स मिशन आता है भारत, तो नेहरू जी ने कहा था कि मेरा मित्र स्टेफर्ड क्रिप्स आज दुश्मन का संदेशा लेकर आया है। ऐसा कहा था नेहरू जी ने। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टेफर्ड क्रिप्स के लिए क्रिप्स मिशन के दौरान कहा था, ठीक है। तो याद रखना है। जबकि कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। 1909 की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर आता है मार्ले मिंटो एक्ट। कौन आता है? मार्ले मिंटो एक्ट आता है, ठीक है। ये याद रखना है। मार्ले मिंटो एक्ट कब आता है? 1909 में आता है। और इसमें क्या होता है? पृथक निर्वाचन दे दिया जाता है आपके मुसलमानों को, ठीक है। इसके अतिरिक्त 1928 में दोस्तों साइमन कमीशन आता है। क्या आता है? साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन आपका 7 सदस्यीय था। इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, ठीक है। इसी कारण इसका विरोध हो रहा था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्रिप्स मिशन का राइट आंसर 1942 हो जाएगा और 1 सदस्यीय था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो नाबार्ड की जो दोस्तों स्थापना है ये आपकी शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। किसकी सिफारिश पर? शिवरमन समिति की सिफारिश पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। शिवरमन समिति जो कि आपकी 1979 में बनती है, इसकी सिफारिश पर 12 जुलाई, ठीक है, याद रखना है 12 जुलाई 1982, ठीक है। 12 जुलाई 1982 को आपकी स्थापना हो जाती है किसकी? नाबार्ड की। इसका नाम क्या है? नाबार्ड। और नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसको याद रखना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, यानी कि किसानों के विकास के लिए इस बैंक की स्थापना की थी। और दोस्तों ये जो नाबार्ड है ये बैंकों के माध्यम से किसानों का क्या बनाता है? तो याद रखना है किसान क्रेडिट कार्ड, यानी कि केसीसी। जो आप बैंकों से लोन लेते हैं वो नाबार्ड के माध्यम से ही बैंक आपको देता है, ठीक है। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है 1982 में, ठीक है। इसके अतिरिक्त 1988 की दोस्तों बात कर ली जाए तो 1988 में आपकी स्थापना होती है सेबी की, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1988 में। जबकि इसका जो एक्ट था वो 1992 में आया था, ठीक है। इसको याद रखना है 1992 में इसको क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण कर दिया था, ठीक है। 1988 में सेबी की स्थापना हो जाती है। इसके अतिरिक्त 2006 की बात की जाए तो दोस्तों 2006 में आपका नरेगा बना था। क्या बना था? नरेगा, जो कि एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। और नरेगा को दोस्तों मनरेगा, एमजी नरेगा कब बनाया गया? तो याद रखना है इसको एमजी नरेगा बनाया गया था आपका 2009 में, ठीक है। एमजी नरेगा 2009 में बनाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके अतिरिक्त 2013 में क्या हुआ था? तो याद रखने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था। क्या आया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया है? तो याद रखना है ये 2013 में, 2006 में नरेगा आया था। 1988 में आपकी किसकी स्थापना हुई थी? तो आप कहेंगे सेबी की स्थापना हुई थी। 1982 में नाबार्ड की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है आईपीएल 2022 में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता था? किसे दिया गया? तो याद रखेंगे जब भी क्वेश्चन ऐसा आए तो 2022 सबसे पहले आपको सन याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा है? 2022। और विद्यार्थी गलती कर देगा, उसको लगेगा कि 2023 पूछा है जल्दी में, और सुमन गिल लगा के चला जाएगा और उसका नंबर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 2022 पूछा है ऑरेंज कैप। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जोस बटलर। क्या हो जाएगा? जोस बटलर। जोस बटलर ने 2022 में आपका ऑरेंज कैप जीता था, जबकि ऑरेंज कैप 2023 में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ ले 2023 में किसने जीता है? तो याद रखेंगे सुमन गिल ने जीता है। जोस बटलर आपका राजस्थान रॉयल का खिलाड़ी है, जबकि सुमन गिल आपका जीटी का, किसका है? गुजरात का, ठीक है। ये भी याद रखना है, जीटी का खिलाड़ी गुजरात का है। और मोहम्मद शमी की बात की जाए तो दोस्तों 2023 में, कब? 2023 में इसने जीता है पर्पल कैप। क्या जीता है? पर्पल कैप, ठीक है। पर्पल कैप किसने जीता है? मोहम्मद शमी ने। जबकि 2022 वाला जो पर्पल कैप था ये किसने जीता था? यूजी चहल ने, यानी कि युजवेंद्र सिंह चहल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों जून सितंबर माह में बरसात किस मानसून के कारण होती है?
तो दोस्तों जून से सितंबर के माह में बरसात होती है, ये आपकी होती है इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका मान लीजिए भारत है, ठीक है, ये आपका भारत है, और इस भारत में ये जो मानसून होता है, ये मानसून होता है, यहाँ पर दक्षिण है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पश्चिम। और इस मानसून के कारण यहाँ पर बारिश होती है। कौन सा मानसून हो जाएगा, तो आप कहेंगे पश्चिम दक्षिण, यानी कि कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन सा, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण आपकी बरसात होती है कहाँ पर, जून से सितंबर माह में, ठीक है। और यही दक्षिण पश्चिमी मानसून जब हिमालय की पर्वत से टकराता हुआ वापस आता है तो अक्टूबर नवंबर में, कब कब याद रखना है, अक्टूबर नवंबर में बारिश करता है तमिलनाडु के क्षेत्र में, ठीक है। तो लौटते हुए मानसून से बारिश किस क्षेत्र में होती है, तो तमिलनाडु के क्षेत्र में होती है, और दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही होती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। तो दोस्तों अगर बात कर लें आरबीआई के बारे में, किसके बारे में, आरबीआई के बारे में, तो याद रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1934 में एक एक्ट आता है, और इस एक्ट का नाम था हिल्टन यंग एक्ट। कौन सा, हिल्टन यंग एक्ट, ठीक है, ये भी याद रखना है। हिल्टन यंग एक्ट के तहत दोस्तों आपकी स्थापना होती है आरबीआई की 1934 के अधिनियम के तहत, और होती कब है, तो याद रखना है 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हो जाती है, ठीक है। और उस समय ये दोनों देशों के लिए काम कर रहा था, यानी कि उस समय पाकिस्तान का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तो इस कारण ये भारत का ही बैंक हुआ करता था। लेकिन 1 जनवरी, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 1 जनवरी आपका 1949, ठीक है, 1 जनवरी 1949 को इसको क्या कर दिया दोस्तों, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, और पाकिस्तान के लिए एक अलग से बैंक बना दिया, ठीक है। पाकिस्तान का बैंक बना था आपका नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसी प्रकार से आपका था ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको याद रखना है। और कह रहा है कौन सा एक्ट था, तो यहाँ पर कह रहा है हिल्टन यंग एक्ट, 1934 का एक्ट था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त 1934 के एक्ट के तहत जब इसकी स्थापना हुई तो इसके ओ स्मिथ, ठीक है, ओ स्मिथ यानी कि ऑसबॉर्न स्मिथ इसके प्रथम क्या बने थे, गवर्नर बने थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त सुब्रमण्यम समिति को हम चर्चा कर चुके हैं, 1979 में बनी थी, ठीक है। इसके तहत नाबार्ड की स्थापना होती है। बलवंत राय मेहता की समिति की बात की जाए तो दोस्तों ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, किससे, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है आपकी बलवंत राय मेहता समिति, और ये इसी से संबंधित आपकी अशोक राय मेहता समिति है, ठीक है। अशोक मेहता समिति ये भी पंचायती राज से, जबकि बलवंत राय मेहता समिति ये भी पंचायती राज से। तो दोस्तों मानी कौन सी गई थी, तो याद रखना है बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय, ठीक है, याद रखना है त्रिस्तरीय, इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की बात की गई थी, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के बाद। जबकि अशोक मेहता समिति ने जो अशोक मेहता समिति थी इसने द्विस्तरीय, ठीक है, द्विस्तरीय बात की थी पंचायती राज व्यवस्था की, ठीक है। तो जो मानी गई है वो आपकी बलवंत राय मेहता समिति है, जो कि 1957 में बनी थी, ठीक है, 1957 में बनी थी, जबकि अशोक मेहता समिति आपकी 1974 में बनी थी, ठीक है, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा, ठीक है, 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोवा, ठीक है। राष्ट्रीय खेलों की बात की जाए दोस्तों तो आपके जो 37वें राष्ट्रीय खेल हैं इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। जबकि 38वें राष्ट्रीय खेल, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 38वें राष्ट्रीय खेल जो कि 2024 में होने हैं, कब होंगे, तो याद रखना है 2024 में होंगे, और ये कहाँ पर होंगे, तो उत्तराखंड में होंगे, ठीक है। और बात कर लें गुजरात की, तो गुजरात में अभी हाल ही में 2022 में आपके 36वें नेशनल गेम्स करवाए गए हैं। कौन से, 36वें राष्ट्रीय खेल करवाए गए हैं गुजरात में, और इसमें प्रथम स्थान पर आपका सर्विसेज रहा है, क्या रहा है, सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज रहा है, इसको याद रखना है, ठीक है, सर्विसेज, 1 मिनट, सर्विसेज रहा है। जबकि सर्वाधिक गोल्ड, ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं, कल भी चर्चा की थी इसके बारे में। सर्वाधिक आपके पदक पूछ लेगा, गोल्ड तो आपके सर्विसेज ने ही जीते थे, जबकि सर्वाधिक पदक आपके महाराष्ट्र ने जीते थे, ठीक है, इसको भी याद रखना है। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में अभी हाल ही में 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार किन 2 राज्यों की जनसंख्या सर्वाधिक थी। तो दोस्तों अगर बात कर लें 2011 के सेंसस की, तो दोस्तों इसमें जो सर्वाधिक जनसंख्या थी आपकी, ये आपकी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की थी। कौन सी थी, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र 2 राज्य हैं, इनकी दोनों की 2011 के सेंसस के अनुसार दोनों राज्यों की जनसंख्या सर्वाधिक थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये दोनों के दोनों कहाँ से हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश के और महाराष्ट्र के राज्य हो जाएंगे जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या थी। जबकि अगर बात कर लें लिटरेसी की, यानी कि साक्षरता की, किसकी, साक्षरता की अगर दोस्तों बात कर लें तो सर्वाधिक साक्षरता आपकी कहाँ की थी, तो केरल की थी। कहाँ की दोस्तों, केरल की थी, ये भी याद रखना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर बात कर लें जनसंख्या घनत्व की, किसकी दोस्तों, जनघनत्व की, अगर जनघनत्व की बात की जाए दोस्तों तो सर्वाधिक जनघनत्व आपका बिहार में था, ठीक है, बिहार में था, ये भी याद रखना है। और सबसे कम पूछेगा कहाँ पर था, सबसे कम बताना है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर था, अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में आपका, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आपका सबसे कम क्या था, याद रखेंगे, जनसंख्या घनत्व था। जबकि सबसे कम साक्षरता अगर पूछ लेगा
तो ये आपकी साक्षरता भी आपकी सबसे कम बिहार में थी और जनघनत्व भी सबसे ज़्यादा बिहार में था। सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश में था, ठीक है, इसको याद रखना है। इसका 17 था, जबकि बिहार का 1100 से पार था, ठीक है, इसको भी याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये एसएससी के अभी 3 एग्जाम हुए हैं। एक CGL TL2 का हुआ था मार्च के माह में, CGL TL2 का एग्जाम हुआ था, तो इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया। और अभी हाल ही में CHSL Tier 1 का हुआ है। CHSL जो Tier 1 का हुआ है ये Tier 2 का था, जबकि जो Tier 1 का हुआ है, ठीक है, Tier 1 का हुआ है, इसमें भी आपका ये एग्जाम पूछा गया है, सॉरी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को याद रखना है। 1866 में दोस्तों, 1866 में न्यूलैंड जो कि अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा एक अष्टक नियम दिया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। अगर बात कर लें 1676 की, तो 1676 में दोस्तों जीवाणु की खोज होती है। किसकी? जीवाणु की खोज होती है। और किसने की थी? तो याद रखेंगे ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। जबकि 1665 में दोस्तों कोशिका की खोज हुई थी, ठीक है, कोशिका की खोज हुई थी, इसको याद रखना है। और ये जो कोशिका थी दोस्तों, ये आपकी मृत कोशिका थी, ठीक है, और इसकी किसने खोज की थी ये आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे, ठीक है। अगर 1928 की बात की जाए तो आप बताएंगे इसमें किसकी खोज हुई थी, जो आपकी संबंधित थी विज्ञान से, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो अगर बात कर लें जो आपकी कोशिका थी 1665 में, ये रॉबर्ट हुक ने खोज की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और 1928 में आपकी जो पेंसिलिन था, पेंसिलिन का आविष्कार किया गया था फ्लेमिंग के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में हुआ है? तो दोस्तों जो अभी हाल ही में पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है बहरीन में। कहाँ पर? ये क्वेश्चन था करंट अफेयर का, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है सिपकिला दर्रा भारत की कौन सी नदी प्रवेश करती है? यानी कि सिपकिला दर्रा से ऐसी कौन सी नदी है जो भारत में प्रवेश करती है? तो आप लोग याद रखेंगे सिपकिला दर्रा से दोस्तों प्रवेश करती है आपकी सतलज नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? सतलज नदी। और ये कहाँ से निकलती है? तो आप बताएंगे सर इसको राकस ताल, ठीक है, राकस ताल, या फिर इसी को राक्षस ताल भी कहा जाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है, ये राकस ताल है, इसको कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे, ये क्लियर नहीं है, ठीक है। तो जो सतलज नदी है कहाँ से निकलती है आपको बताना है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात की जाए दोस्तों, ये आपकी निकलती है लद्दाख से, ठीक है, लद्दाख से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। ये पहले निकलती तो आपकी चेमायोंग ग्लेशियर तिब्बत से है, ठीक है, निकलती तो तिब्बत से है, लेकिन लद्दाख से भारत में प्रवेश करती है। और सिंधु नदी भी आप, अरे सर ये गलत हो गया, ठीक है, देखिए एक बार फिर से देखिए, जो सतलज नदी है ये आपकी सिपकिला दर्रा से हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी आपकी यांगयाप दर्रा से निकलती है, ठीक है, कहाँ से? सॉरी यहाँ पर माफी चाहेंगे, जो ब्रह्मपुत्र नदी है यांगयाप दर्रा पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है? तो याद रखेंगे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से निकलती है। जबकि जो सिंधु नदी है ये आपकी लद्दाख से निकलती है, ठीक है, ये जो आपकी सिंधु नदी है ये आपकी लद्दाख से निकलती है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात कर लें झेलम की, तो झेलम आपकी जास्कर श्रेणी से निकलने वाली एक नदी है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। झेलम आपकी बुलर झील का निर्माण करती है। कौन सी झील की? दोस्तों याद रखेंगे बुलर झील का, बुलर झील का निर्माण करती है आपकी झेलम नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर सतलज हिमाचल प्रदेश, सिपकिला दर्रा, ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाप दर्रा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, और सिंधु नदी लद्दाख से भारत में प्रवेश करती है। और ये जो तीनों नदियाँ हैं दोस्तों, ये तीनों नदियाँ निकलती कहाँ से? तो याद रखना है तिब्बत से निकलती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। अगर बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की, तो दोस्तों इसकी शुरुआत होती है 28 अगस्त 2014। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई थी। और ये विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना थी। किसकी? जो वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना थी, ये आपकी कौन थी? जनधन योजना थी। इसके अंतर्गत आपके जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए थे। क्या खोले गए थे? जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए थे। और बहुत इंपॉर्टेंट योजना थी, ये विश्व में सबसे बड़ी योजना चलाई गई थी भारत सरकार के द्वारा। जबकि 23 सितंबर 2018 की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई थी। कौन सी? आयुष्मान भारत, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। आयुष्मान भारत योजना आपकी 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई थी। आगे कह रहा है 9 मई 2015, तो 9 मई 2015 को दोस्तों अटल पेंशन योजना शुरू हुई थी। कौन सी? अटल पेंशन योजना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे अटल पेंशन। इसके अतिरिक्त एक और योजना थी जीवन ज्योति योजना, ठीक है, अटल पेंशन के बाद कौन थी? जीवन ज्योति योजना। ये दोनों की दोनों दोस्तों कब शुरू हुई थी? 9 मई 2015 को। इसके अतिरिक्त 25 दिसंबर 2014 की बात की जाए तो इस दौरान दोस्तों मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था। क्या किया गया था? मिशन इंद्रधनुष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिशन इंद्रधनुष, जो कि टीकाकरण से संबंधित योजना थी, इसको भी याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों चर्चा में रहा सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अगर सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम की बात की जाए, ये आपका स्थित है असम राज्य में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी ये चर्चा में रहा था क्योंकि आईपीएल में इसको आपका राजस्थान रॉयल ने, किसने? राजस्थान रॉयल ने इसी स्टेडियम को अपना घरेलू मैदान बनाया था, ठीक है। तो आपका चर्चा में रहा जो आपका सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम है, ये कहाँ पर है? असम में स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और ये दोस्तों यहाँ पर फुटबॉल और क्रिकेट दोनों के लिए यूज होता है। किसके लिए? याद रखेंगे, फुटबॉल
फुटबॉल के अतिरिक्त क्या आपका क्रिकेट, इन दोनों के लिए दोस्तों यूज होता है आपका कौन सा, 1 मिनट, क्रिकेट के लिए दोनों के लिए यूज होता है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। फुटबॉल क्रिकेट का स्टेडियम है सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, जो आपका असम राज्य में स्थित है। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में आपका देखिए यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा स्वामी विवेकानंद क्रीड़ा स्थल है, जो कि फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, याद रखेंगे, फुटबॉल के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है, स्वामी विवेकानंद क्रीड़ा स्थल, जो कि पश्चिम बंगाल में भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है, ठीक है। उड़ीसा में दोस्तों आपका बिरसा मुंडा स्टेडियम है, कौन सा, बिरसा मुंडा स्टेडियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। बिरसा मुंडा स्टेडियम आपका हॉकी के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, हॉकी के लिए। और नई दिल्ली में आपका कौन सा स्टेडियम है, तो अरुण जेटली स्टेडियम, जिसका पुराना नाम था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम असम में हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि दोस्तों पसंद आई है तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि कोई गलती है तो एक बार कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, या फिर किस प्रकार के क्वेश्चन करवा सकते हैं हम आपके लिए, ठीक है। तो यदि चैनल पर नए हैं दोस्तों तो एक बार से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। देखते रहिए जीएस बाय डीएस सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।